नमस्कार। स्वागत है साथियों वन पेज लर्निंग में। यहाँ आप सीखते हैं शारीरिक शिक्षा, राजस्थान जीके, साइकोलॉजी मतलब पीटीआई भर्ती से संबंधित सारे टॉपिक्स, हार्ड से हार्ड टॉपिक, वो भी आसान तरीके से, आसान भाषा में, और वो भी सिर्फ एक ही पेज में। साथियों, आपको पीटीआई भर्ती में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे कि शारीरिक शिक्षा के पिता कौन हैं, शारीरिक शिक्षा के पितामह कौन है, ऑक्सीजन ऋण, ऑक्सीजन डेप्थ का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कौन इसके पिता हैं, है ना। ये काफ़ी चीज़, साइकोलॉजी के पिता कौन है, फिलोसफी के पिता कौन है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के पिता कौन है, स्पोर्ट्स फिलोसफी, ये सब करके आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। और ये एक टॉपिक बनता है बढ़िया। साथियों, इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है। और साथियों, इस वीडियो में आप एक क्वेश्चन तो ज़रूर सीखेंगे, प्लस आप जो भी इतने सारे टॉपिक्स हैं, जो इतनी सारी फील्ड है, इनके बारे में आप इनका मूल मंत्र भी मैं बताऊंगा। बहुत अच्छा मैं बताऊंगा। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती हैं, आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, फिलोसफी क्या है, किस तरीके से फिलोसफी साइकोलॉजी से अंतर रखती है। मैं बताऊंगा आपको किन्शियोलॉजी में क्या पढ़ना है, सोशियोलॉजी में क्या पढ़ना है। ये सारी टॉपिक्स जो फील्ड दे रखी हैं, मैं इनको, इनका जो मूल मंत्र है, बेसिक है, वो भी करा दूंगा। तो आप बिल्कुल इससे बहुत अच्छा एक लाइन ले पाएंगे अपने सब्जेक्ट के लिए, इस विषय के लिए, पीटीआई भर्ती के लिए। ये वीडियो, ये टॉपिक बहुत शानदार होगा, यकीन मानिए बहुत शानदार, फ़ायदेमंद होगा। साथियों, मैं 20 से 25 वीडियो होंगे लगभग, उनमें पूरा फर्स्ट पेपर क्लियर कर दूंगा। और वो आप देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमने श्याम नारायण सरवाड़ी या फिर फिलोंथ्रोपियम सारी बुक का मैटर कवर कर लिया बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। और जो याद करने लायक चीज़ें हैं, वो मैं आपको एक पेज में बहुत शॉर्ट रूप में बहुत तरीके से लिख के दे रहा हूँ। वो आप अगर आपने अपने कमरे में लगा ली, 3-4 महीने लगा के रखी, तो ही आप उस मैटर को सीख जाएंगे। किसी देरी के शुरू करते हैं साथियों, आप शारीरिक शिक्षा के स्टूडेंट हैं, आपको पूछ लिया जाए कि शारीरिक शिक्षा का पिता कौन है, तो आप किसे बताएंगे। साथियों, इस क्वेश्चन का जवाब एक पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाऊंगा। साथियों, क्या है शारीरिक शिक्षा? प्राचीन काल में ग्रीस जो है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, यूनान ने। और मॉडर्न जो आधुनिक काल है उसमें जर्मनी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। और जर्मनी के भी कुछ नागरिक, जैसे फ्रेडरिक लुडविग जॉन, जैसे अपने ये फ्रेडरिक लुडविग जॉन और गट्समथ, ये दोनों ही जर्मनी के हैं और इन्होंने बहुत शानदार रोल निभाया। मैं बताऊंगा इनका रोल। तो साथियों, जब आपको पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के पिता किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा फ्रेडरिक लुडविग जॉन। अच्छा जी, अब जो श्याम नारायण सर वाली बुक है उसमें लिखा गया है जॉन बेर्नहार्ड बैसेडो, उसको पिता बताया गया है। और गूगल पे आपको मिलेगा फ्रेडरिक लुडविग जॉन। तो मैं आपको ये सारा टॉपिक क्लियर कर दूंगा, जो कि बुक में आपसे नहीं होगा। आपको बहुत टाइम लगेगा पढ़ा के समझने में, पर मैं सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो भ्रांतियां हैं वो दूर कर दूंगा। साथियों, इसमें क्या है कि पहले तो समझते हैं अपन फ्रेडरिक लुडविग जॉन, इनको क्यों माना जाता है शारीरिक शिक्षा का पिता। क्योंकि इन्होंने एक आंदोलन चलाया जर्मनी में, टर्नबेरी मूवमेंट। टर्नबेरी मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन, ठीक है। इनको शारीरिक शिक्षा का पिता क्यों कहा जाता है, उसका जवाब सुनिए। क्योंकि फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने क्या चलाया, टर्नबेरी मूवमेंट। ये एक आंदोलन था कि इन्होंने खेल के मैदान स्टार्ट किए, गेम मतलब गली मोहल्लों में, और एक चौकोर मैदान स्टार्ट किया जिसको टर्नबेरी मूवमेंट बोलते हैं। मूवमेंट तो हो गया आंदोलन, और टर्नबेरी जो शब्द है वो रिलेट करता है साथियों किससे, ये रिलेट करता है आपकी जिम्नास्टिक और एथलेटिक्स से। और जिम्नास्टिक जहां पे नाम आता है, तो साथियों पुराने टाइम में शारीरिक शिक्षा और एक्सरसाइज, मतलब जो एक्सरसाइज करते हैं अपन उसको, और शारीरिक शिक्षा को मतलब फिजिकल एजुकेशन को अपने जिम्नास्टिक वर्ड से ही डिनोट करते थे, जिम्नास्टिक बोलते थे तब इनको, ठीक है। जिम्नास्टिक बोलते थे शारीरिक शिक्षा को। तो ये जिम्नास्टिक और किसके लिए, आपके एथलेटिक्स के लिए टर्नबेरी यूज हुआ। मतलब इनकी प्रैक्टिस कराई जाती थी गांव गांव में। और उस सरकार को ये लगा कि हमारा विद्रोह हो रहा है, वहां की जो सरकार थी वहां पे आंदोलन वगैरह चल रहे थे, और भी क्रांतियां चल रही थी ना, वर्ल्ड वॉर चल रही थी,
उस है ना, उस टाइम पे क्या लगा, वर्ल्ड वॉर के पहले की बातें हैं, सॉरी ना। तो उस टाइम पे लगा कि भाई राजनीति अपने चरम पे थी उस टाइम पे। तो उनको लगा कि ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। इस चक्कर में उनको बंद भी करवा दिया गया। पर ये बहुत मूवमेंट फैल गया था और इन्होंने बहुत अच्छा मतलब एक नाम पा लिया था कि टर्न वेरी मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। तो इससे बहुत बूस्ट मिला था शारीरिक शिक्षा को, फिजिकल एजुकेशन को। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो फिजिकल को एक्टिविटीज गेम्स हैं उनको स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ करिकुलम, करिकुलम होता है सह शैक्षणिक कार्य, को करिकुलम एक्टिविटीज, उसके रूप में इन्होंने बताया कि भाई गेम को रखना चाहिए। जो अपन गेम्स का पीरियड होता है ना आज, वो इनकी पहल से ही आज अपन मान सकते हैं कि वो आता है, ठीक है साथियों। फिर इन्होंने नेशनलिज्म की भावना भर दी, मतलब राष्ट्रवाद की भावना देश में भरी, किसके द्वारा, शारीरिक शिक्षा के द्वारा। ये ऐसी है जैसे आरएसएस वाले होते हैं ना, संघ वाले, आरएसएस संघ वाले, वो क्या करते हैं अपना गली मोहल्ले में जहाँ पे खेलने का मैदान है वहां के बच्चों को खिलाते हैं और फिर अपना जो भी उनका सोच है, विचार है अपने, वो उन बच्चों में या फिर उनमें भरते हैं, ठीक है। उनको मोटिवेट करते हैं या फिर आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ये साथियों, तो जॉन बेर्नार्ड बेसेडो कौन थे? अभी जॉन बेर्नार्ड बेसेडो वो आदमी थे जिन्होंने पहला स्पोर्ट्स स्कूल खोला जिसका नाम है फिलोंथ्रोपियम। और फिलैंथ्रोपियम अभिनव राठौड़ सर की बुक का नाम भी है, उन्होंने इस बुक का नाम यहां से ही रखा। जॉन बेर्नार्ड बेसेडो ने फिलैंथ्रोपियम स्कूल खोली थी, स्पोर्ट्स स्कूल, ये भी जर्मनी के थे, ठीक है। तो अगर अपन पूछ लें, मैं आपको बताऊं कि क्या आंसर करना है, क्या क्वेश्चन है तो क्या आंसर करना है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछ ले कि टर्नबेरी आंदोलन किसने चलाया, टर्नबेरी आंदोलन किसने चलाया, टर्नबेरी आंदोलन चलाया फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने, ठीक है। और जॉन बेर्नार्ड बेसेडो ने क्या किया, फिलैंथ्रोपियम बुक लिखी। पर अगर पूछ ले फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन तो कौन है, फ्रेडरिक लुडविग जॉन। अगर उसमें फ्रेडरिक लुडविग जॉन का नाम ना हो और जॉन बेर्नार्ड बेसेडो हो तो इसको आप टिक कर देंगे फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में, ठीक है। अब ये तो फादर की बात हो गई, अब ग्रैंड फादर भी हैं, गट्समथ। गट्समथ भी जर्मनी के ही थे और इन्होंने क्या किया, तो साथियों गट्समथ ने क्या किया, गट्समथ बोलेंगे ग्रैंड फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये पितामह है, ये पितामह है किसके, शारीरिक शिक्षा के, मतलब दादा हैं। अगर साथियों अब मैं थोड़ा रिवाइज करूंगा, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा हार्ड है, किताबों में बहुत ज्यादा हार्ड है, मैं आसान तरीके से लेके आया हूं, पर मैं आपके क्वेश्चन खराब नहीं होने दूंगा, ठीक है साथियों। तो देखिए इसमें लिखा है, आपको पता है फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन फ्रेडरिक लुडविग जॉन। अगर ये नहीं ऑप्शन में तो जॉन बेर्नार्ड बेसेडो। फिलैंथ्रोपियम किसने लिखी, जॉन बेर्नार्ड बेसेडो। टर्नबेरी मूवमेंट किसने चलाया, फ्रेडरिक लुडविग जॉन, ठीक है। अगर ग्रैंडफादर ऑफ क्या पूछे, फिजिकल एजुकेशन, तो गट्समथ ग्रैंडफादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब फिजिकल एजुकेशन की जगह अगर जिम्नास्टिक बोला जाए कि ग्रैंडफादर ऑफ जिम्नास्टिक, तो भी गट्समथ ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फिजिकल एजुकेशन को उस टाइम पे जिम्नास्टिक भी बोलते थे। तो अगर फादर ऑफ जिम्नास्टिक बोला जाए, फादर ऑफ जिम्नास्टिक बोला जाए तो भी क्या होगा, फ्रेडरिक लुडविग जॉन। मतलब फिजिकल एजुकेशन की जगह अगर जिम्नास्टिक बोला जाए तो भी ये दोनों ही होंगे, ठीक है। चलिए साथियों, मैं आपका बिल्कुल भी एक नंबर वेस्ट नहीं होने दूंगा, ये मेरा वचन है आपसे, ठीक है। छोटी मोटी कुछ गलतियां हो सकती हैं पर वो नंबर खोने वाली नहीं होंगी। जैसे मैंने वो ओलंपिक वाला कराया, तो मैंने ओलंपिक हो गए थे अगस्त 2021 में, 20 में होने थे, अभी ना 2021 में 20 में होने थे, पर वो 21 में हो गए थे अगस्त में। और मैंने वो मतलब काम की नॉलेज नहीं थी तो मैंने लिख दिया 2022 में, उसमें पीडीएफ में लिख दिया, वो मेरी गलती हो गई, ठीक है ना। तो छोटी मोटी ऐसी गलतियां होंगी जिसमें नंबर नहीं कटेंगे, ये आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। बिल्कुल बड़ी गलतियां नहीं होंगी, मैं खूब रिसर्च करता हूँ, खूब ध्यान देता हूँ इस चीज पे। अच्छा साथियों, अब सवाल आता है कि फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, भारत के शारीरिक शिक्षा के फादर कौन है, वो है हेनरी क्रोबक, HC बक। क्यों, क्योंकि जो पहली कॉलेज, शारीरिक शिक्षा की पहली कॉलेज खुली थी भारत में, वो थी YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कहाँ पे, मद्रास, चेन्नई, 1920 में खुली है। और उसके जो प्रधानाचार्य थे वो थे मैन हेनरी क्रोबक, इसीलिए इनको इंडियन फिजिकल एजुकेशन का पिता कहा जाता है, ठीक है साथियों। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चंस, फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन फ्रेडरिक लुडविग जॉन।
अगर फ्रेडरिक लुडविग जोन नहीं है तो आएंगे जॉन बर्नार्ड बेसोडो। ठीक है, टर्न वेरी मूवमेंट किसने चलाया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्न वेरी मूवमेंट कौन है, फ्रेडरिक लुडविग जोन। ठीक है, ये कहाँ पे चलाया, जर्मनी में। स्कूल को करिकुलम एक्ट गेम्स को स्कूल की एक्टिविटीज में किसने शामिल किया, फ्रेडरिक लुडविग जोन ने। नेशनलिज्म किसने फैलाया, शारीरिक शिक्षा से जर्मनी में, फ्रेडरिक लुडविग जोन। पहली स्पोर्ट्स स्कूल जॉन बर्नार्ड बेसोडो ने खोली, जिसका नाम है फिलैंथ्रोपियम। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, फिलैंथ्रोपियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जॉन बर्नार्ड बेसोडो याद रखना है आपको। ठीक है, फिलैंथ्रोपियम अभिनव सर की एक बुक भी है। अब ग्रैंड फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कौन बोलेंगे, गट्समथ। मतलब शारीरिक शिक्षा के दादा कौन है, गट्समथ। पिता कौन है, फ्रेडरिक लुडविग जोन। अब भारतीय शारीरिक शिक्षा के पिता कौन है, वो है एच.सी. बक। वो कौन है, एच.सी. बक। तो साथियों ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, क्लियर कर दिए मैंने। ठीक है, पे अपने पास आए हैं विलियम वुंट। अब ये विलियम वुंट बोलते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। अब ये साइकोलॉजी क्या है, तो साथियों समझिए, ये साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी है जो अपने फर्स्ट पेपर में, पहले पेपर अपना होगा जिसमें 80 नंबर का आता है राजस्थान जीके। ठीक है, राजस्थान जीके। फिर आता है 20 नंबर का करंट अफेयर। फिर आता है 60 नंबर का इंडिया जीके। और फिर आता है 40 नंबर की एजुकेशन साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी इन्हीं के पापा हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के ही पापा हैं। कौन, विलियम वुंट। अब ये क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। साथियों पहले अपन को फर्स्ट पेपर में कम से कम मिनिमम 40% लाने पड़ेंगे दोनों पेपर में। पहला पेपर होगा 40 नंबर का, 100 नंबर का, 200 नंबर का, जिसमें आपको मैंने बताया 80 नंबर की राजस्थान जीके, 20 नंबर का करंट अफेयर, 60 नंबर की इंडिया जीके और 40 नंबर की एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें आपको 40% मार्क्स गेन करने हैं। फिर होगा सब्जेक्ट का, अपने फिजिकल एजुकेशन का, उसमें भी आपको 40% गेन करने हैं और सर्टिफिकेट के नंबर जुड़ेंगे। इन नंबर जुड़ने के बाद आप मेरिट में आएंगे। तो साइकोलॉजी जो है उसी के पिता बोला जाता है विलियम वुंट को। अब क्यों बोलते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले मैं बताऊंगा आपको एक शब्द और आता है फिलोसफी। मिलते जुलते शब्द है साइकोलॉजी और फिलोसफी। तो साइकोलॉजी क्या है और फिलोसफी क्या है साथियों, मैं अंतर आपको पहले बताऊंगा जो टेक्निकल लैंग्वेज है उनमें, और फिर मैं आपको अपनी व्यवहार में बताऊंगा कि क्या एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका। साथियों साइकोलॉजी जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च स्ट्रेटजी है, साइंटिफिक स्टडी है किसकी, ह्यूमन माइंड और बिहेवियर की, मतलब इंसानी मस्तिष्क और उसके व्यवहार की साइंटिफिक स्टडी है क्या, साइकोलॉजी। जबकि फिलोसफी क्या है, फिलोसफी उन बड़े क्वेश्चंस का आंसर है जो कहते हैं कि हम जीवन में क्यों हैं, हमें भगवान जिंदा रखता है या फिर कुदरत। कोई भगवान को मानता है, कोई कुदरत को मानता है, कोई इंसान को मानता है, कोई कर्म को मानता है, वो होती है फिलोसफी। और साइकोलॉजी जहाँ पे क्या है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है। कैसे ये थिंग्स, ये क्या करती है, व्यवहार का अध्ययन करती है कि ऐसी कंडीशन में आदमी ने कैसे व्यवहार किया, पहले के उसके अनुभवों से, और मन मस्तिष्क का बोलते थे पहले इसको अध्ययन, पहले आत्मा का अध्ययन बोलते थे साइकोलॉजी को, फिर मन मस्तिष्क का, वो मैं आपको साइकोलॉजी कराऊंगा, अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें बढ़िया तरीके से कराऊंगा। ठीक है, पर अभी अब इसको मूल मंत्र आपको बता रहा हूँ। साइकोलॉजी के पिता हैं कौन, विलियम वुंट। और ये है क्या, ये है कि आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसी कंडीशन में आप कैसे बिहेव करते हैं, उसका साइंटिफिक अध्ययन ही साइकोलॉजी कहलाता है। समझ गए आप कि थिंग्स, फील और एक्ट, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आप महसूस करते हैं और कैसे आप एक्ट करते हैं। ठीक है ना, और ये साइंटिफिक तरीके से निष्कर्ष निकालता है कि कैसे और क्यों आपने वो एक्ट किया, कैसे और क्यों आपने वो एक्शन लिया। ठीक है, मतलब शॉर्ट शब्दों में ये व्यवहार का अध्ययन है। साइकोलॉजी क्या है, व्यवहार का अध्ययन, कि कैसे आदमी कैसे एक व्यवहार करता है। बोले तो साइको है, तो मतलब साइको क्यों क्या है, वो साइको को मतलब है कि वो मतलब दिमाग से उसको पता नहीं कब क्या व्यवहार करना है, कब क्या व्यवहार करना है, उसको बोलते साइको हो गया। तो और फिलोसफी क्या है, अब फिलोसफी बताता हूँ मैं आपको। फिलोसफी अपने फिजिकल एजुकेशन में टॉपिक आएगा बढ़िया तरीके से, मोटा, फर्स्ट पेपर में नहीं, सेकंड पेपर जो अपना है ना सब्जेक्ट का, शारीरिक शिक्षा का, उसमें आएगी फिलोसफी, उसमें हम पढ़ेंगे फिलोसफी के बारे में। अब फिलोसफी क्या है साथियों, विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं, मतलब पेट भरने के बाद फिलोसफी आती है। तो जब अपन सब कुछ खा पी लिया, मतलब अपन व्यवस्थित हैं,
अपने को भाई कोई चिंता नहीं है। तब अपन सोचते हैं क्या कि हमें जन्म किसने दिया, हम क्यों धरती पे हैं। तो लोगों ने बड़े 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 क्वेश्चंस का आंसर किया कि भगवान है। किसी ने बोला नहीं नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि जो एक कुदरत है वो है, ठीक ना। तो ये नेचुरलिज्म, आदर्शवाद, ये सारे वाद हैं, ठीक है ना, कि कैसे कि अपन कैसे आए। कोई मानता है कुदरत को, कोई मानता है भगवान को, और लोग सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण है, सोचने का नजरिया। क्या क्या कहलाता है? सोचने का नजरिया कहलाता है साथियों फिलोसफी। साथियों मुझे लगता है कि मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ कि क्या साइकोलॉजी है क्या फिलोसफी है। साथियों ये थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है, पर ये साइकोलॉजी और फिलोसफी समझने के लिए लोग 3-3 दिन लगाते हैं इनका मूल मंत्र समझने के लिए। मैंने 2 मिनट की जगह 4 मिनट लगाई हैं बस, ठीक है। मैंने आपको उसका मूल मंत्र समझाया कि बहुत कोशिश की है कि क्या साइकोलॉजी है क्या फिलोसफी है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। अपन एक शब्द में बोलें तो व्यवहार के अध्ययन को साइकोलॉजी बोलते हैं, और क्या सही है क्या गलत है ये दृष्टिकोण बनना तर्क के आधार पर सिर्फ, उसको बोलते हैं फिलोसफी। और जबकि तर्क के आधार पर फिलोसफी बनती है और एक्सपेरिमेंट और स्टडीज़ के बिहाफ पे क्या बनता है, साइकोलॉजी बनती है। चलिए अब अपन आते हैं अपने बंदे पे जो कि हैं विलियम वुंड। अब ये विलियम वुंड को फादर ऑफ साइकोलॉजी क्यों बोला जाता है? साथियों इन्होंने 1879, याद रखने की बात है 1879, लिप्जिंग LEIPZIG लिप्जिंग, जर्मनी का शहर है लिप्जिंग। अब इसको लिप्जिंग बोलते हैं, लाइप्जिंग बोलते हैं, वो आप देख लीजिएगा। बाकी 1879 1879 80 से एक कम है ना, इसमें इन्होंने क्या किया, एक लैब बनाई। और वो लैब बनाने के कारण ही क्या हुआ, ये एक अलग विषय बन गया। ये बायोलॉजी और फिलोसफी से अलग हो गया कि इसकी एक अलग मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान की अलग एक ब्रांच खुल गई कि भी हाँ ये एक अलग विषय है। इसको हम बायोलॉजी और फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी होता है दर्शन शास्त्र और साइकोलॉजी होता है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान पहले पढ़ते थे अपन फिलोसफी के ही अंदर, मतलब दर्शन शास्त्र के अंदर ही पढ़ते थे अपन। पर अब यहाँ से जब इन्होंने 1879 में लैब खोल ली तो ये अलग विषय हो गया। और एज ए साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स नॉलेज साइंस बन गई है मनोविज्ञान। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के पिता कौन है, विलियम वुंड। और कारण क्या कि इन्होंने एक 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में क्या खोल ली, एक लैब खोल ली मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की। और ये आपको सिर्फ ये डेट लिखी है मैंने, इतनी देर तक डेट स्क्रीन पे क्यों छोड़ी है, ये क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा का ऐसा, 1000 बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि ये लिप्जिंग जर्मनी में इन्होंने कब खोला था, 1879 में। पहली लैब कब खुली, पहली लैब थी। इससे पहले एक आदमी ने और कोशिश की, वो मैं आपको साइकोलॉजी में पढ़ाऊंगा, पर वो फेल हो गई थी, है ना, वो फेल हो गई थी। पर ये सक्सेसफुल लैब खुली, तो ये मैटर करती है, ठीक है साथियों। और लिप्जिंग जर्मनी, विलियम वुंड, फादर ऑफ साइकोलॉजी, ये आपको सीधा सीधा ये शब्द याद होने चाहिए, दिमाग में बैठ जाने चाहिए, ठीक है साथियों। आगे बढ़ने से पहले आप साइकोलॉजी और फिलोसफी, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान और फिलोसफी मतलब दर्शन शास्त्र, इसका मैं शब्द बोलूं तो आप वहीं पे पहुंचे, दिमाग में ध्यान रखें। अगला अपन साइकोलॉजी कर रहे हैं अभी, फिर फिलोसफी आएगी। अभी साइकोलॉजी कर रहे हैं अपन ने, फादर ऑफ साइकोलॉजी कर लिया। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी करेंगे, फिर साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करेंगे, फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करेंगे, और उसके बाद में फिलोसफी, मैन फिलोसफी के फादर कौन है, फिर एजुकेशनल फिलोसफी के फादर कौन है, ये सब करेंगे। तो पहले साइकोलॉजी कर रहे हैं अपन, ठीक है। साइकोलॉजी और फिलोसफी का अंतर मैंने बता दिया है। अब आते हैं साइकोलॉजी के पिता अपन ने पढ़ लिया, विलियम वुंड थे, और क्यों थे वो भी अपन ने पढ़ा। अब पढ़ेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के पिता कौन थे। साथियों एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसके पिता है थॉर्नडाइक। 5वें नंबर पे आते हैं थॉर्नडाइक, ये थॉर्नडाइक हैं किसके, एजुकेशनल साइकोलॉजी के पिता। अब क्यों हैं वो देखिए साथियों। पहले तो समझिए एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी आपको पता है मनोविज्ञान होता है, और एजुकेशन का मतलब है लर्निंग और टीचिंग, मतलब कैसे बच्चा ग्रहण करे उसका मनोविज्ञान, कि कैसे कोई पढ़ाए और कैसे कोई पढ़े, उसका मनोविज्ञान क्या हो गया, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया।
समझ गए साथियों, मैंने बहुत आसान शब्दों में बताया है, आपको हार्ड वर्ड्स में मिलेगा किताबों में और वीडियोस में, मैंने बहुत ही आसान शब्दों में बताया है। अब इनको फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि साथियों इन्होंने रिसर्च की, इन्होंने पायनोरी रिसर्च की जिसमें लॉ ऑफ इफेक्ट निकल के आया। ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको क्यों है ये। एज वैसे तो अपन साइकोलॉजी पढ़ेंगे तब कवर कर लेंगे बढ़िया तरीके से, पर मूल मंत्र मैं आपको बताता हूं। इन्होंने जानवरों पे रिसर्च की, बिल्लियों और चूहों पे रिसर्च की कि कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो सीखते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने 3 नियम दिए लर्निंग के, कैसे कोई सीखता है, कोई बच्चा कैसे सीखता है। तो पहले उसको क्या क्या करते हैं, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या होता है कि तत्परता का नियम, कि बच्चा भाई कि तैयार तो है सीखने के लिए दिमाग। अब आपका दिमाग ही तैयार नहीं है सीखने के लिए, तो मैं चाहे कितना ही बोल दूं आप मन नहीं पकड़ पाएंगे। पर आप सोच के हैं कि हाँ पेपर पास करना है और किताबों में हार्ड है, यहाँ पे सीख लेते हैं यार, ये बंदा आराम से सही तरीके से साफ साफ क्लियर क्लियर बता रहा है, कंफ्यूजन दूर करके बता रहा है, तो इनको सीख लेते हैं। तो आप अगर ये सोच के बैठे हैं तो आपके दिमाग में मेरी बातें घुस रही होंगी। ठीक है, और अब तत्पर मतलब तैयार ही नहीं है, रेडी ही नहीं है, तो आपके नहीं घुसेगी। ये पहला नियम हो गया तत्परता का नियम। दूसरा नियम क्या क्या कहता है, लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब सॉरी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मतलब अभ्यास का नियम। अभ्यास, अब इसको एक पर मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया। ठीक है, शायद आपने पहले कहीं और पढ़ा होगा, वो पढ़ लिया, अब आपके समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। अब साथियों क्या होता है कि आप, और साथियों के बीच में कोई बाहर शोर आ गया था तो मैं वो बंद करवा के अब उसके बाद बता रहा हूँ। मैं बता दिया लॉ ऑफ रेडीनेस के साथ कि आप मतलब तैयार हो, आपका दिमाग तैयार हो सीखने के लिए। दूसरा क्या था, अभ्यास का। अब मैंने मान लो अभ्यास का नियम समझें कि आपने ये कहीं पढ़ा हो तो दोबारा पढ़ रहे हैं, फिर तीसरी बार आपने ये जो पीडीएफ है ये निकाल के फिर आपने दोबारा टिक किया हो, दोबारा याद किया, दोबारा याद किया, तो जितनी बार आप करेंगे रिपीट उतनी बार आपके स्थायी ज्ञान में बढ़ेगा। मैं ये 10वीं 12वीं बार रिपीट कर रहा हूँ आपको को पढ़ाने के लिए, तो मेरा और स्थायी ज्ञान बढ़ रहा है। अगर मैं छोड़ता रहूंगा ना ये सब चीजें कि पीटे लग गए अब तो अब क्या करना है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे मेरे नजरों से, मेरे दिमाग से निकलता जाएगा। दिमाग सोच लेगा कि ये बेकाम की बातें थी, मतलब काम बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है जीवन जीने के लिए बातें, और उनको इरेज, उनको रब करता रहेगा, मतलब मिटाता रहेगा। ठीक है ना, तो आपको क्या है, कोई भी चीज अपन बार बार में करते हैं वो ज्यादा याद याद रहता है। अभ्यास का नियम कि प्रैक्टिस करते रहे, यूज एंड डिसयूज, यूज करते रहे तो वो और बढ़िया बढ़ती रहेगी, और उसको छोड़ दिया, डिसयूज कर दिया, तो फिर वो धीरे धीरे भूल जाएंगे उसको। वैसे ही बॉडी है, जिम में करते रहे, डंबल मारते रहे तो बढ़ती रहेगी, छोड़ दिया तो धीरे धीरे डाउन चली जाएगी। ये अभ्यास का नियम है, प्रैक्टिस का नियम है, प्रैक्टिस करते ही बढ़ेंगे अपन। फिर आता है लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब लास्ट में रिजल्ट, लॉ ऑफ रिजल्ट की भाई अपन ने रिजल्ट क्या दिया। अब एक कुत्ते को करतब कराया और उसको बिस्कुट दिया, उसको रिंग में के अंदर से कूदवाया और बिस्कुट दिया, तो उसको लगेगा कि हाँ मेरे को प्राइज मिल गया इसका, या पनिशमेंट, प्राइज या पनिशमेंट, मतलब कि लास्ट में जो काम करने के बाद में आपको अगर फायदा मिला तो वो आपके ज्यादा दिमाग में बैठा रहेगा। या फिर भाई टीचर या तो चॉकलेट देता है पढ़ाने के बाद में, या फिर याद रहा तो चॉकलेट देता है तो स्थायी ज्ञान हो गया, या फिर डंडा मारता है याद नहीं रहा तो पनिशमेंट और प्राइज का नियम है वो है लास्ट में लॉ ऑफ इफेक्ट, या फिर लास्ट में जो निकलता है रिजल्ट, लॉ ऑफ रिजल्ट का। ये 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ क्या बोलते हैं एक्सरसाइज, और लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब लास्ट में अंत क्या होता है, लॉ ऑफ रिजल्ट, ये इन्होंने दिए। तो इस कारण इनको एजुकेशनल साइकोलॉजी का पिता माना गया, और इनके बहुत शानदार काम रहे हैं। इन्होंने टेस्ट एंड मेजर्स, मतलब भाई परीक्षण होते हैं अपने मापन, और वो है ना कि भी टेस्ट लेते हैं बच्चा कितना जल्दी सीखेगा, तो ऐसे इन्होंने कुछ टेस्ट तैयार किए जो वैलिड होते हैं हर जगह पे। आप रिसर्च और ये सब करेंगे, नेट वगैरह करेंगे तो इनमें आएगा टेस्ट एंड मेजरमेंट्स। अपने इसमें भी है सारे कि भाई हाँ ब्रॉड जंप लगाई तो टेस्ट ले लिया, है ना, ब्रॉड जंप, हाई जंप, ये सब क्या होती हैं, टेस्ट लेते हैं। 100 मीटर स्प्रिंट लगा दिया ना, कूपर टेस्ट, 12 मिनट में दौड़ के आना है, क्या टेस्ट है ना, 12 मिनट तक दौड़ना है कि कितनी दूरी निकालता है, कूपर टेस्ट होता है तो अपन बीपीएड वगैरह में लगाते हैं। ऐसे टेस्ट हो तो फिजिकल के हैं, ऐसे ही इसके एजुकेशनल टेस्ट और बना रखे हैं इन्होंने। तो ये आगे आएंगे, आपको जब अपन साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो टेस्ट भी हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया टेस्ट हैं, वो उनको याद भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, कि अपन वो वही टेस्ट मान लो जो आधा गिलास भरा हुआ है, आधा खाली दिख रहा है उसको, या फिर आधा भरा दिख रहा है, और साइकोलॉजिस्ट क्या क्या करता है, मरीज को दिखाता है गिलास की, बोले गिलास के बारे में आप बताइए, आधा पानी का भर रखा है, तो किसी ने बोला कि आधा खाली है तो उसका जीवन मतलब डाउन में जा रहा है, कोई बोला कि आधा भरा हुआ गिलास है तो मतलब उसका जीवन बेटर कंडीशन में है। ऐसे करके मतलब ये लगाते हैं आइडिया कि आदमी की मस्तिष्क की हालत क्या है। ये टेस्ट एंड मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, अब साथियों क्या करते हैं,
ये आपका हो गया थ्रोनडोइक। ये ऐसे आसान तरीके से नहीं होगा साथियों, ये बड़ा है मैटर, पर मैंने आपको बढ़िया है, आप कभी भी इसको करेंगे तो आपको मूल मंत्र याद रहेगा, मोटी बात जो थी वो आपको याद होगी। थ्रोनडोइक कौन है और इसका क्या हिसाब है। थ्रोनडोइक हो गया है साथियों अपना, ठीक है। अब अपनाते हैं देखो अपने साइकोलॉजी की, ठीक है। अपने साइकोलॉजी कर ली और क्या क्या कर लिया, एक सेकंड, साइकोलॉजी कर ली अपन ने और एजुकेशन साइकोलॉजी कर ली। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करेंगे, साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी पूरी हो जाएगी अपनी। अब क्योंकि अपन स्पोर्ट्स के बंदे हैं तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी तो करनी जरूरी है। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का कौन है, ये है कोलमैन ग्रिफ्थ। कोलमैन ग्रिफ्थ को फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्यों कहा जाता है, कोलमैन ग्रिफ्थ को स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का फादर क्यों कहा जाता है, क्योंकि साथियों इन्होंने क्या किया, एक तो लैब बनाई, वही जैसे विलियम वुंड ने बनाई थी ना साइकोलॉजी की लैब 1879 लिप्जिंग जर्मनी में, जैसे इन्होंने भी एक लैब बनाई, कहां पे, यूएसए के अंदर, इलिनॉय यूनिवर्सिटी है उसके अंदर इन्होंने बनाई, और 1920s में बनाई, मतलब 1920-30 के बीच में बनाई वो लैब, ठीक ना, मतलब 20 मतलब 21 22 23 24 जो भी है 20s के, उन्होंने उस दौरान स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की लैब बनाई। और प्लस ग्राउंड के हिसाब से उन्होंने क्या किया, शिकागो क्लब्स एक बेसबॉल की टीम थी, ठीक है ना, एक बेसबॉल की टीम थी यूएसए की, शिकागो क्लब्स, उसके अंदर इन्होंने एज उस टीम का साइकोलॉजिस्ट बन के उस टीम की परफॉर्मेंस बढ़ाने का काम किया, कि उन खिलाड़ियों को मनोविज्ञान मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक तौर पे वो खिलाड़ी बढ़िया रहे। अब क्या सीखते क्या है इसमें, देखिए साइकोलॉजी में अपन सीखते हैं कि दिमाग व्यवहार कैसे काम करता है, एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या सीखते हैं कि एक लर्नर, एक स्टूडेंट कैसे कोई चीज सीखता है, लर्निंग प्रोसेस वो सीखता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं अपन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में साथियों अपन पढ़ते हैं कि एक खिलाड़ी कैसे वो चरम सीमा पे अपना प्रदर्शन देता है, वो गेम से पहले डर रहा है या कॉन्फिडेंस में है, गेम जीतने के बाद क्या है वो डाउन डिप्रेस हो गया या फिर उसने गर्व को दबा रखा है, जो भी उसके दिमाग में चल रहा है खिलाड़ी के, है ना, ऑफ सीजन में क्या चल रहा है उसके दिमाग में, इंजरी हो गई तो क्या दिमाग में चल रहा है, उसको मतलब उसको बताना, पहले से तैयार करना कि देख भाई साथी ये तेरे साथ हो सकता है, खिलाड़ी खेल का पार्ट है, ये इंजरी भी खेल का पार्ट है, ये भी है, हार जीत भी चलती रहती है, तो ये साइकोलॉजी बनती है। और किताब में अपन क्या पढ़ेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, एंजाइटी क्या होती है, टेंशन क्या होती है, ये क्या होता है, फलान क्या होता है, ये छोटी मोटी चीजें पढ़ेंगे बस, ज्यादा ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो ये अपनी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गई है, हो चुकी है। इसके फादर कौन है, कोलमैन ग्रिफ्थ। ये आपको समझना है साथियों, मैंने बहुत अच्छे से करा रहा हूं और आपको हर शब्द पे जाना है मेरे और समझना है, मैंने हर बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार में मैं उसको रिपीट सार भी बता रहा हूं कि एजुकेशन साइकोलॉजी के पिता कौन है, विलियम वुंड, एजुकेशन साइकोलॉजी कौन है, थ्रोनडोइक, कोलमैन ग्रिफ्थ किसके पिता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के। ये अपनी साइकोलॉजी क्लियर होगी। अब अपन आएंगे फिलोसफी पे, दर्शन शास्त्र पे, साइकोलॉजी मनोविज्ञान कर लिया और दर्शन शास्त्र पे अपनाएंगे। अब दर्शन शास्त्र का क्या हिसाब है साथियों, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले रिपीट किया था कि पेट भरा होने के बाद में ख्याल आता है कि अपन क्यों है, क्या है, कौन भगवान है या नहीं है, कुदरत है या नहीं है, ये सब ख्याल आते हैं, तो वो फिलोसफी है दर्शन शास्त्र की। चोरी करना पाप है या पुण्य है, फलान धिकान, सही गलत के फैसले करते हैं, बड़े बड़े नियम अपन जीवन जीने का एक तरीका बनाते हैं, दृष्टिकोण बनाते हैं, वो होती है फिलोसफी, ठीक है। और इसके पिता कौन है फिलोसफी के, ये साथियों हैं सुकरात। सुकरात बोलते हैं हिंदी में, सोक्रेट्स नाम था इनको, अपन हिंदू जो अंग्रेज बोलते थे उसका अपना देसी वर्जन बना ही लेते हैं, जैसे एरिस्टोटल अरस्तु हैं उनको अपन ने अरस्तु बोला है, ठीक है। अब टीनेजर होता है उसको अपन टिंगर बोलते हैं, ऐसे कुछ शब्द हैं जो अपन ने बना लिए हैं। तो ये थे सोक्राट्स, सोक्रेट्स, और अपन बोलते थे इसको सुकरात। अब साथियों ये पूरी दुनिया के पहले माने जाते हैं फिलोसफर, जो कि ये क्या करते थे, मैं सारी कहानी बताऊंगा आपको। फिलोसफी का एक वीडियो बनाएंगे अपन, प्रॉपर स्पोर्ट्स में अपने है फिलोसफी, उसमें वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पढ़ना होगा कि आदर्शवाद के जनक कौन थे, फलान के जनक कौन थे, प्रकृतिवाद के जनक कौन थे, है ना, जो प्रकृति को मानते हैं, मानववाद के जनक कौन थे, एजुकेशन साइकोलॉजी के जनक कौन थे, ये सब पढ़ेंगे। पर सुकरात कौन थे साथियों, ये सबसे पहले सोचने का जो फिलोसफी नजरिया है इन्होंने बनाया। ये एक ग्रीस में ही आदमी थे जो क्या है, लोगों को तर्क से उत्तर देते थे, जब ये बात करते थे तो लोग इकट्ठा होकर इनकी बात सुनते थे, जैसे संदीप महेश्वरी करता है कि हाँ भाई तुम बोलो क्या टॉपिक होना चाहिए आज का क्या टॉपिक होना चाहिए, आज का क्या टॉपिक होना चाहिए, आज का क्या टॉपिक होना चाहिए। तो संदीप महेश्वरी जी इनकी एज मान लो कॉपी करते हैं, आजकल यूट्यूब पे चल रहे हैं संदीप महेश्वरी, तो वो करते हैं, कॉपी करते हैं इनकी,
तो ये क्या करते थे, एक पत्थर पे, बड़े पत्थर पे खड़े हो जाते थे और गदरियों को या फिर गांव वालों को बोलते थे कि आपको किस मुद्दे पे बात करनी है। फिर वो बोलते थे कि राजा कैसा होना चाहिए, हमें जीवन में क्या करना चाहिए। इनके अच्छे उत्तर देते थे लॉजिक पूर्व, तो इनकी क्या थी, प्रसिद्धि बहुत ज्यादा हो गई। वो एक तर्क से उत्तर देते थे, दिमाग चलता था मतलब इनका, ठीक है। और इनके शिष्य कौन थे, सुकरात, प्लेटो और फिर अरस्तु। ये तीनों आपको साइकोलॉजी में पढ़ने हैं, तीनों ग्रीस के हैं, ये इनके दोस्त थे। सुकरात को जहर पिला के मार दिया गया था क्योंकि इनकी जो राजा थे वो तो मर गए थे, राजा का बेटा था, उनको मंत्रियों वगैरह ने बोला कि ये तो साहब पूरी दुनिया, पूरा गांव है ना, इसके साथ हो गई प्रजा और ये विद्रोह करेगा, तो इनको विद्रोह के चलते इनको जहर देके मार दिया गया था। और जेलर इनको छोड़ने वाला था, पर इन्होंने बोला कि मेरे राजा ने बोला है मेरे को मरना है तो मैं मरूंगा ही, ठीक है। इसके साथी थे प्लेटो, इन्होंने कुछ लिखा नहीं, सुकरात ने कुछ लिखा नहीं, प्लेटो ने इनकी बातें लिख दी, तो ये इनके साथी थे लगभग, मतलब जूनियर, ठीक है। फिर प्लेटो के मतलब जो स्टूडेंट थे वो थे अरस्तु। अरस्तु क्या है, अरस्तु वो है जो सिकंदर महान के गुरु थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरु थे। कौन, अरस्तु, एरिस्टोटल, इनके बहुत सारी चीजों के पिता बनेंगे आगे जाके, बायोलॉजी के, किन्सियोलॉजी के, फलान। अरस्तु बड़ा नाम है, आपको बाद में कराएंगे, ठीक है। तो ये साथियों मैं बता रहा हूं आपको, आप दिमाग में एक पिक्चर बनाते चलिए, आराम से रिपीट कीजिएगा एक दो बार वीडियो को, तो आपके समझ में आएंगी। और आपने अगर कहीं पे पढ़ रखा हुआ थोड़ा बहुत इस चीज का, तो आपको पता चलेगा कि वो वहां पे बहुत ज्यादा हार्ड था और ये वीडियो में बहुत ज्यादा आसान भाषा में मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, सुकरात के बारे में आपने पढ़ लिया, तो फादर ऑफ फिलोसफी कौन हो गए, सुकरात। अब जॉन डीवी, अब ये जॉन डीवी कौन है, फिलोसफी के पापा तो कौन है, सुकरात। और एजुकेशनल फिलोसफी, ये ऊपर था एजुकेशनल साइकोलॉजी और नीचे है एजुकेशनल फिलोसफी। फिलोसफी पता है ना आपको क्या होता है, दर्शन, कि कैसे एक बच्चे को पढ़ना चाहिए, क्या उसको पढ़ाएं, कैसा तरीका होना चाहिए, ये सब के जवाब दिए जॉन डीवी ने। तो जॉन डीवी इसीलिए क्या बोले जाते हैं, फादर ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। क्यों बोलते हैं वो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि एजुकेशन ना वो कैसी होनी चाहिए, क्या उसकी थिंकिंग होनी चाहिए, बच्चे को एनवायरनमेंट से सीखना चाहिए और रियल लाइफ सिचुएशन से सिखाएं। मतलब इन्होंने शिक्षा पद्धति को ये नहीं कि किताबी ज्ञान को छोड़ के एनवायरनमेंट, मतलब अब देखो किसी स्कूल में इंग्लिश ही बोलनी कंपलसरी कर रखी है, तो वहां से बच्चा सीख जाएगा। और वरना सरकारी, मतलब मान लो अपन सरकारी स्कूल जो हिंदी मीडियम है उसमें देखते हैं, तो इंग्लिश में अगर मैट भी बोल दिया ना कि बेटा मैट लाए, तो उनको मैट का नहीं पता कि क्या होता है मैट। सारी स्कूल ऐसी नहीं है, काफी स्कूलें पर ऐसी हैं, ये अपन को समझना मानना ही पड़ेगी बात, ठीक है ना। तो वहां पे अपन अगर यूज करते हैं वर्ड्स तो सीखते हैं। तो वो कैसे सीखते हैं, एनवायरमेंट से, ठीक ना। एनवायरमेंट से एक स्कूल है जिसकी सीढ़ियों पे लिखा हुआ है कि प्लीज, मैजिकल वर्ड्स, प्लीज, एक्सक्यूज मी, ये सब लिखा है, तो मतलब बच्चे की मेंटलिटी बनती है कि हाँ भाई वो एनवायरमेंट से सीखता है, ठीक है। मैंने भी साथियों यही किया, मैंने ऐसे नोट्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वन पेज लर्निंग वाले, ऐसे मैंने 20-25 बना रखे थे और वो मेरे मेरे कमरे में पूरे में चिपका लिए, तो एनवायरमेंट बन गया मेरा वो। और मैं एक सुबह सुबह उठ के चाय वाय पी के सारे घूम जाता था, तो सारी चीजें दोबारा दोबारा रिपीट होती थी मेरे दिमाग में, तो वो बढ़िया रहा मेरे लिए, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एनवायरमेंट और रियल लाइफ सिचुएशन से सीखने की वकालत की, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कि सूझ, दिमाग चले बच्चे का, ऐसी शिक्षा देने के उसमें इन्होंने पक्ष में व्यवहार दिया कि भाई हाँ, बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करे, सूझ लगाए, अपनी रीजनिंग लाए। फिर इन्होंने क्या किया कि बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब बच्चा एक बच्चा है कि एक को समझ में आ रहा है, एक को नहीं आ रहा, उसको क्यों नहीं आ रहा, वो आप टीचर देखिए वो चीजें कि उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा, उसकी क्या, उसकी पर्सनल नीड क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, उसकी पर्सनल रुचि क्या है, वो अगर टीचर देखता है तो उसको उसको भी समझा पाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब एक बच्चा पीछे पीछे बैठा है, बैक बेंचर, उसको क्या समस्या है वो टीचर ही देखे, ये इन्होंने वकालत की। किड्स, बच्चों की क्यूरियोसिटी, उत्तेजना होती है, मतलब जिज्ञासा होती है, उसके बारे में इन्होंने मान दिया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये समाज में क्या एक स्टूडेंट बनाएं, ऐसा बनाएं कि समाज में वो अच्छा मैसेज दे, अच्छा एक नागरिक बने, ये इन्होंने किया। और इन्होंने सारी पढ़ाई को बाल केंद्रित, बच्चे के ऊपर जो फोकस है वो सारा लाके छोड़ दिया इन्होंने, टीचर पे नहीं, मतलब टीचर मेहनत करे, बच्चे को पढ़ाए, ये इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और मतलब इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिलोसफीज दी, जिसके कारण
और जॉन डीवी को क्या माना गया? फादर ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। ठीक है साथियों, तो ये अपना साइकोलॉजी हो गया और फिलोसफी अपना यहां पे क्लियर हो गया। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। विलियम वुंड है फादर ऑफ साइकोलॉजी, थॉर्नडाइक है एजुकेशनल साइकोलॉजी के पिता, कोलमैन ग्रिफिथ है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के पिता। फिर स्टार्ट होती है फिलोसफी, साइकोलॉजी खत्म हो गई, फिलोसफी के पिता कौन है? सुकरात। जॉन डीवी हैं एजुकेशनल फिलोसफी के पिता। ठीक है साथियों, अब अपन चलते हैं आगे। साथियों अपना हो चुका है फिलोसफी और साइकोलॉजी। ठीक है, अभी अपने पास आते हैं, नीचे आते हैं अपन, और अपना आता है अरस्तु। किसके फादर हैं? किन्सियोलॉजी और बायोलॉजी के। अब क्या किन्सियोलॉजी है क्या बायोलॉजी है, ये बताने से पहले बताऊंगा अरस्तु कौन है। साथियों सिकंदर महान, जैसे अपने चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, चाणक्य ने खूब सारी शास्त्र लिखे, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, वैसे ही अरस्तु ने भी नीति शास्त्र, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स और एथिक्स पे इन्होंने खूब सारे लिखे और बहुत सारे विषयों पे इन्होंने लिखा। और क्योंकि उस टाइम पे फिलोसफर यही थे, मतलब कम थे, तो कई सब्जेक्टों की नींव इन्होंने रख दी, तो कई चीजों के फादर अरस्तु माने जाते हैं। और ये किसके हैं? सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, विश्व विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरु थे अरस्तु। जैसे चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के, अरस्तु थे सिकंदर महान के। और सिकंदर महान कौन है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। अपने भारत में क्या करते हैं कि सोक्रेट्स को सुकरात बना दिया, एरिस्टोटल को अरस्तु बना दिया, है ना, अलेक्जेंडर को सिकंदर बना दिया। तो ये है अरस्तु। और ये किसके चले थे साथियों? सुकरात, सुकरात के बाद आए प्लेटो, और प्लेटो के चले थे अरस्तु। और इन्होंने काफी यूनिवर्सिटीज वगैरह बनाई। इनके बारे में जब मैं फिलोसफी कराऊंगा ना, तो इन सबको कवर कर लूंगा बहुत बढ़िया तरीके से। अभी आपको इनका मूल मंत्र बता रहा हूं, ठीक है। और बढ़िया बात है कि आपको एक बार यहाँ पे भी इनका इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आगे और भी डीप हो जाएगा, ठीक है, समझने में आसानी होगी। तो साथियों अब आते हैं अपन कि इनको सारे बायोलॉजी का पिता क्यों कहते हैं। इनको बायोलॉजी का पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने पौधे और जीव के बारे में पहले अपनी किताबों में लिखा है, और उनका क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण भी इन्होंने किया है अपनी बुक्स में। फिर इन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है। चलिए अब इन्होंने खूब सारा लिखा है बायोलॉजी मतलब जीवों के बारे में, तो इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बताते हैं। अब किन्सियोलॉजी क्या होती है साथियों? किन्सियोलॉजी होती है कि मानव शरीर या फिर जीवन, कोई भी जीव है उसके शरीर की जो गति है, मतलब अपन कोई मूवमेंट करते हैं, डब्बा उठाते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, उसमें क्या यांत्रिकी मतलब क्या फिजिक्स लगती है, क्या स्पीड है, कहाँ जोड़ में फर्क पड़ता है, क्या जो भी मतलब उसका मैकेनिज्म समझते हैं ना अपन अपने बॉडी मूवमेंट का, वो किन्सियोलॉजी के अंदर ही अपन कवर करते हैं। तो किन्सियोलॉजी के पिता क्यों बोला जाने लग गया अरस्तु को? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी मूवमेंट ऑफ एनिमल, जीव की जंतु की गति। तो इन्होंने उसमें सारा बताया है कि कैसे कोई जीव अपनी गति करता है, ठीक है। इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ किन्सियोलॉजी। साथ ही मैंने किन्सियोलॉजी और बायोलॉजी दोनों का बता दिया। आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। अरस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे वो चाणक्य, और ये थे सिकंदर महान के। सुकरात के चले प्लेटो, प्लेटो के चले अरस्तु, ठीक है। इनकी कहानी बताऊंगा मैं आपको फिलोसफी में, ठीक है, तीनों की शानदार तरीके से। अब अरस्तु फादर ऑफ किन्सियोलॉजी और बायोलॉजी क्यों है? क्योंकि इन्होंने जीवों के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, नीति शास्त्र और एथिक्स के बारे में भी, और साथ में इन्होंने लिखा है जीवों के और पौधों के बारे में, तो बायोलॉजी के पिता हो गए। फिर उन्होंने जीव जो मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, उनके बारे में लिखा, तो किन्सियोलॉजी के पिता हो गए। किन्सियोलॉजी अपना एक टॉपिक आएगा प्रॉपर बड़ा, फिजिकल एजुकेशन है, उसमें सेकंड पेपर में अपना पेपर पेटी भर्ती में किन्सियोलॉजी बड़ा मस्त टॉपिक बनता है, बढ़िया टॉपिक है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और उसके पिता कौन है? अरस्तु। ये सारे जो मैंने पिता आपको और ये जो करा रहा हूं, ये सारे टॉपिक्स शारीरिक शिक्षा में पीटीआई भर्ती में आपके कहीं ना कहीं कंफर्म आएंगे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वही तो करा रहा हूं मैं। क्यों? अब अपने 10th नंबर पे आते हैं अगस्टे कॉम्टे। अगस्टे कॉम्टे फादर ऑफ सोशियोलॉजी। साथियों अपने शारीरिक शिक्षा में एक चैप्टर आएगा सोशियोलॉजी,
एक पूरा टॉपिक आएगा, एक पूरी यूनिट आएगी सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र बोलते हैं हिंदी में सोशियोलॉजी। अब ये क्या है? ये साथियों एक जैसे साइंस है, फिजिक्स है, वैसे ही एक सिस्टम है कि समाज कैसे काम करता है, कैसे उसकी क्या नफ्स होती है, कैसे उसके पहले चरण होते हैं, वो कैसे घुलता मिलता है एक दूसरे के साथ, कैसे विश्वासघात करता है। ये सब एक साइंटिफिक वे में, एक वैज्ञानिक तरीके से अगस्ते कोम्टे ने ये एक थाली में परोसा, किताबों में परोसा कि कैसे समाज काम करता है। जैसे हिटलर हैं और बड़े बड़े नेता हुए हैं, इन्होंने समझा है कि कैसे समाज काम करता है। अब साथियों अपन गेम खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, उसमें अपन देखते हैं कि एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं। एक साथी ने गलती कर दी, दूसरा उसको ठीक करता है। एक एक कॉमन उद्देश्य के लिए सारा टीम मिलके काम करती है, वो अपन सामाजिक विकास कर रहे हैं वहां पे। तो सामाजिक विकास सोशियोलॉजी हमारे शारीरिक शिक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और ये हमें सीखना होगा। सामाजिक इसमें ग्रुप जो एक दल है, वो कैसे पहले एक दूसरे से मतभेद होते हैं, फिर उनको लगता है कि हाँ हम तो एक कॉमन पर्पस के लिए लड़ रहे हैं, फिर उनमें दोस्ती होती है, फिर वो लंबी टाइम की एक बढ़िया टीम बनती है जो एक दूसरे के विचार समझ लेते हैं, और तब वो जाके ओलंपिक तक जीत दिलाते हैं कि हाँ मैं चलूंगा, वो वहीं पे हाथ के नीचे बोल देगा और मैं मार दूंगा, या फिर खो देगा फलान पर। अब ये खो देगा या फिर नहीं देगा, खो खो में हर गेम में ऐसे होते हैं। तो सामाजिक पहलू अपन को समझना जरूरी है, ठीक है। ये बहुत बड़ी, अब आप मानिए आप टीचर बनने की लाइन पे आ गए हैं। आप ये आंख टॉपिक क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, वो तब आप स्टूडेंट थे, बच्चे थे। अभी आप ये समाज शास्त्र पढ़ेंगे, ये सब यही सब बनाते हैं, अपने डेवलपमेंट करते हैं, साइकोलॉजी फिलोसफी ये सब बनाते हैं एक टीचर को टीचर, ठीक है। तो अगस्टस कॉम्टे क्या थे? इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से समाज शास्त्र को किताबों में आपने लिख के दिया, परोसा, ठीक है। इसके बाद है रॉबर्ट हुक। इसमें समाज शास्त्र में ज्यादा कुछ नहीं है, हल्का सा ही है, पर है काम की चीजें, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अब आता है रॉबर्ट हुक। अभी रॉबर्ट हुक, आप बायोलॉजी वालों को सबको पता होता है, बायोलॉजी की सबसे बेसिक यूनिट क्या है? जीव विज्ञान की सबसे बेसिक यूनिट है सेल, कोशिका। अब कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। सेल को ही बोलते हैं, कोशिका को सेल बोलते हैं, सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी, मतलब कोशिका का अध्ययन। अब उसकी शुरुआत किसने की? उसके खोजकर्ता ने 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा? कोशिका। तो इसके पिता कौन हो गए? रॉबर्ट हुक। ये टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हिपोक्रेट्स। अब ये हिपोक्रेट्स कौन थे? हिपोक्रेट्स साथियों फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है, ठीक ना। ये जो मैं टॉपिक करा रहा हूं आपको, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, कम से कम इसमें मान लो 2-3 क्वेश्चन आपके पड़ जाएंगे साथियों, ठीक ना। इस 22 है टोटल, ये इनमें 22 में से एक 2-3 क्वेश्चन पड़ जाएंगे आपके, ठीक ना। 1-2 तो कंफर्म है, और 3 तक भी जा सकते हैं। और आपके 22 के 22 जो फील्ड है उनके बारे में उनका मूल मंत्र ज्ञान हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना सारा अपना सिलेबस है, कितना क्या है, क्या क्या इसमें मटेरियल है। चलिए हिपोक्रेट्स के बारे में बात करते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन। अब मेडिसिन का फादर कैसे बोलते हैं? क्योंकि साथियों पहले कोई भी माता बोले बीमार हो गया, बीमार हो जाड़ा बुझ गया, बोले माता आ गई, चौराहे में पैर टिक गयो, तो ऐसे करके उधर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें भी यही काम था कि वो मानते थे, अंधविश्वास थे, वो धार्मिक थे। इन्होंने धर्म और मेडिकल को अलग अलग किया, इन्होंने धर्म और मेडिकल को अलग अलग किया और बताया कि नहीं ये धर्म नहीं, ये बुखार है, इसको वायरस है, इसको ये दवाई दो सही हो जाएगा। हिपोक्रेट्स ने स्कूल खोला, हिपोक्रेट स्कूल ऑफ मेडिसिन, इसीलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इन्होंने कॉर्पस हिपोक्रेटिज्म करके क्या बनाया? जैसे अपने एक चरक संहिता है, अपने जो आयुर्वेद वाले डॉक्टर लगते हैं, अपने गवर्नमेंट लगते हैं, आयुर्वेद में जो एमबीबीएस होती है, ये सब होता है, आयुर्वेद वाले पढ़ते हैं चरक संहिता। ऐसे ही इनका ग्रंथ है एक बड़ा मोटा, जिसको बोलते हैं कॉर्पस हिपोक्रेटिज्म। अब ये उन्होंने सारी लिख रखेंगे, ये जड़ी बूटी इस दवाई के लिए, इसका ट्रीटमेंट, इस बीमारी का ट्रीटमेंट ऐसे होगा, इस बीमारी का ट्रीटमेंट ऐसे होगा, ये सब इन्होंने उसमें मेंशन कर रखा है। तो उस इसलिए, और ये बहुत पुरानी बातें हैं, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने हिपोक्रेटिक ओथ लिखी, शपथ, हिपोक्रेटिक शपथ लिखी। शपथ में क्या था कि भाई वही जो उसमें 3 डेट में होता है कि भाई डॉक्टर शपथ खाते हैं कि कभी पेशेंट को मरने नहीं देंगे, वो फलान है, तो मतलब ऐसे नैतिक मूल्य ही बनाए इन्होंने, ठीक ना। तो इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। फिर क्या है? डिजीज कैटेगरी,
जो बीमारियां हैं उनको इन्होंने वर्गीकृत कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, उनके प्रकार लिख दिए कि ये जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, ऐसे कुछ किया है उन्होंने, ठीक है ना। ऐसे करके इन्होंने उनको वर्गीकृत किया, तो इसीलिए कहते हैं ये फादर ऑफ मेडिसिन। मैं समझता हूं कि आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है। हाँ, और कोई सुझाव हो आपके तो मेरे को कमेंट में बताइए, हम बेटर होते चलेंगे, ठीक है। पर ये टॉपिक देख लो, आपको मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई इसमें, और ये बहुत ज़्यादा मैटर है ना। मैंने 20-25 बार जो पढ़ा है उसको निचोड़ लेके आया हूँ मैं आपके सामने। ये टॉपिक और एक अपना पहले वाला टॉपिक था 20% क्लियर हो गया, वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ, पहला वीडियो डाला था मैंने, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिजिकल एजुकेशन, वो वाला। ये दोनों वीडियो अगर देख ली, ये और वो, तो मान लो आप 60% सिलेबस आपने कवर कर लिया, ये मान लो उसका मूल मंत्र कवर कर लिया, ठीक ना। और डीप में बहुत कोई नहीं जाएगा अपने, ठीक ना। थर्ड ग्रेड में बता रहा हूं मैं, बाकी तो आगे तो भाई डीप डीप चलते रहेंगे सारी चीजें, ठीक है साथियों। चलिए आगे अपना कौन है, हिपोक्रेट्स के बाद में हीरोडोटस। फादर ऑफ मेडिसिन पढ़ लिया, तो फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन भी पढ़ेंगे, यही तो अपना मेन काम है भाई, अपन तो स्पोर्ट्स के हैं। तो फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन कौन है, ये है हीरोडिकस। हीरोडिकस क्यों, क्योंकि इन्होंने, ये पहले आदमी थे जिन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिकल ट्रीटमेंट को साथ कर दिया। जैसे मतलब ये दवाई भी लेबो करे, मारवाड़ी में बता रहा हूँ कि ये दवाई भी लेबो करे और हाथ में 50 बार न्यू ला लिए तो फ्रैक्चर जल्दी सही हो जाए। वो समझ रहे हो मेरी बात है, मतलब बॉडी मूवमेंट के साथ एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, ये इन्होंने साथ में कर दी कि भाई हाँ दवाई पानी भी रखे और सगा एक्टिविटी भी करते रहे उन चीज ने ठीक करने की, ठीक है ना। उस बीमारी से लड़ने के लिए आपको मेडिसिन भी लेनी है और प्लस साथ में फिजिकल एक्टिविटीज मूवमेंट्स भी करने हैं, बेटर रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास करने के लिए कोई भी इंजरी का या फिर कोई बीमारी का, ठीक है। इसीलिए इनको फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन कहा जाता है। और क्या काम किया इन्होंने, ये पहले एक पीटीआई थे, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, मतलब एक कोच थे, और जिन्होंने क्या मेडिसिन भी पढ़ ली थी, तो इनको दोनों दिमाग चल गए इनके। इन्होंने मेडिसिन के बारे में पढ़ा था, फार्मेसी थी या फिर डॉक्टरेट कुछ भी की इन्होंने, और स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर भी थे, तो दोनों चीजें दिमाग बन के और एक बढ़िया रिजल्ट दिया इन्होंने बीमारियों को ठीक करने में, दोनों चीजें साथ मिल गई। ये इनका ध्यान रहता था डाइट और ट्रेनिंग कि भाई खिलाड़ी है तो डाइट भी मैन रखो, ये कैल्शियम की कमी हो रही है तो कैल्शियम लो, विटामिन ए की कमी हो रही है तो ये फलान है दिकान है, अमीनो एसिड है, ये सब जो भी चीजें हैं जो तुम्हें बॉडी को चाहिए परफॉर्मेंस के लिए वो चीजें लो। ये इन्होंने इसका प्रचार किया इन्होंने, ठीक है। प्लस ये प्रैक्टिस करते थे ऐसे, और ये फर्स्ट थेरेपिस्ट थे जिम्नास्टिक के, मतलब ये पहले थेरेपिस्ट बन गए कि भाई जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिम्नास्टिक के साथ साथ मेडिसिन का। मतलब सार में बताऊं आपको, समराइज करके बताऊं तो ये ऐसे आदमी थे हीरोडिकस जिन्होंने साथ में मेडिसिन और फिजिकल एक्टिविटी से ट्रीटमेंट करने स्टार्ट किए, ठीक है। और क्योंकि ये क्या थे, एक पीटीआई भी थे और प्लस एक इन्होंने डॉक्टरेट भी कर रखी थी, मतलब डॉक्टरेट मेरे को पता नहीं शायद उन्होंने की होगी, पर इन्होंने मेडिकल फील्ड में कोई स्टडी कर रखी थी, ठीक है। ये डीप बातें कोई नहीं पूछेगा साथियों, डीप बातें तो सिर्फ समझाने के लिए, आपको बैकग्राउंड बताने के लिए, ठीक ना। ये इतनी डीप बातें कोई नहीं पूछेगा। ऊपर तक जो मैंने 10 से ऊपर ऊपर कराया ना, उनमें तो डीप भी जाएंगे लोग। अब ये क्या है, छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें सिर्फ मोटी मोटी बातें ही पूछेंगे, 10 के ऊपर जो बातें आएगी ना, इनमें ऊपर ऊपर की बातें ही पूछेंगे, ठीक है। अब कौन आते हैं, अब आते हैं फादर ऑफ ओलंपिक। अब फादर ऑफ जो ओलंपिक हैं, ये मॉडर्न और एंशिएंट दो हैं। मैंने पहले चैप्टर में करा रखा है ओलंपिक, एक मॉडर्न ओलंपिक करके मैंने टॉपिक कर रखा है, उसमें बता रखा है सारा कि कैसे पियरे डी कुबर्टीन ने मॉडर्न ओलंपिक की स्थापना करी, कैसे इन्होंने 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी का गठन किया, और कैसे इन्होंने 1896 में पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कराए। मॉडर्न ओलंपिक और एंशिएंट ओलंपिक दो ओलंपिक हैं। एंशिएंट ओलंपिक वो जो प्राचीन काल में होते थे, ठीक है, प्राचीन काल में होते थे, फिर उनको रोम वालों ने बंद करा दिया, ठीक है, और रहते थे कहां पे, ग्रीस, स्पार्टा, एथेंस, ग्रीस में होते थे, है ना। ये मैंने ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक और एंशिएंट ओलंपिक टॉपिक करा के साथियों, वो आप जरूर देखिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप फिर मैं दोबारा रिपीट कर दिया ये बातें, तो बढ़िया बात है ना। दोनों वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, और ये कर रखे हैं टॉपिक मॉडर्न ओलंपिक और एंशिएंट ओलंपिक। मॉडर्न ओलंपिक में तो मैंने बहुत सारी डिटेल्स बताई हैं, जो आप श्याम नारायण सर वाली किताब में कम से कम 20 पेजेस में ना, वो मैंने एक पेज में बता रखी है, बहुत शानदार तरीके से कर रखा है कवर।
एंशिएंट ओलंपिक बहुत एक एक डिटेल कर रखी है मैंने, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब हाँ, तो सार की बात क्या है, समरी की बात क्या है कि पियर डी कुबर्टिन क्या थे, मॉडर्न ओलंपिक की स्थापना करने वाले थे। और हरकुलिस थे वो एंशिएंट ओलंपिक। हरकुलिस ना साइकिल आती थी तो कैसी थी, हरकुलिस मूवीज भी है ना, फादर ऑफ ज्यूस, उधर के देवता मानते थे इनको, हरकुलिस को। बहुत ताकतवर इंसान, एक रॉक के ना, वेन जॉनसन ना, ड्वेन जॉनसन, उनकी फिल्म भी है, रॉक रॉक है जो WWE में, उनकी फिल्म भी है हरकुलिस करके, वो आप देखिएगा, है ना। उनमें माहौल दिखाया गया है ओलंपिक वगैरह का, ये सब दिखाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही बाहुबली, मतलब बाहुबली टाइप में थे। तो इन्होंने एंशिएंट ओलंपिक की स्थापना करी थी। और मॉडर्न ओलंपिक की पियर डी कुबर्टिन, जो कि फ्रांस के नागरिक थे, इन्होंने की 1896 में पहले ओलंपिक हुए। और इनकी प्रेरणा था पुराने ओलंपिक, एंशिएंट ओलंपिक की प्रेरणा लेके इन्होंने और नए ओलंपिक स्टार्ट करवाए थे, आज के युग में जो तुरंत चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं ओलंपिक। ओलंपिक जो है पियर डी कुबर्टिन ने कराए, तो उन्हीं से इंस्पायर होके GD सोंधी, गुरुदत्त सोंधी अपने हैं, उन्होंने क्या किया, एशियन गेम्स स्टार्ट कर दिए। क्या स्टार्ट कर दिए, एशियन गेम्स। पहले एशियन गेम्स हुए थे 1951, जवाहरलाल नेहरू थे दिल्ली में। ठीक है, और इन्होंने स्टार्ट कराए, और यहीं पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि खेल को खेल की भावना से खेलें। ठीक है, ये पहले एशियन गेम्स हुए। और गुरुदत्त सोंधी इससे पहले क्या थे, इन्होंने जब ये बनाया उससे पहले क्या थे, ये मॉडर्न ओलंपिक के क्या थे, कमेटी में भी, भारत की कमेटी में भी थे, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो कब बनी थी, 1927 में, इसके मेंबर भी थे। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने सोचा कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पे तो इंटरनेशनल ओलंपिक हो रहे हैं, और एशिया है ना, जो एशियन देश है, एशिया कॉन्टिनेंट है, उसके स्तर पर भी एक गेम होने चाहिए। तो ओलंपिक के बाद में वर्ल्ड के सेकंड नंबर के गेम है एशियन गेम्स, जो अपने आदमी गुरुदत्त सोंधी ने बनाए हैं। इंपॉर्टेंट चीज हो गई साथियों, ठीक है ना। अब आते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। अब ये ऑक्सीजन डेप्थ क्या है साथियों, आप PhD करोगे तो आप भी कुछ ना कुछ खोज लोगे, जो जो फील्ड में आप काम करोगे उस फील्ड के पिता करके मैं आपका भी नाम लूंगा। आप भी MPED कीजिए, नेट निकालिए, डॉक्टरेट PhD कीजिए और उसमें योगदान दीजिए शारीरिक शिक्षा में। ठीक है, ऐसे ही योगदान दिया था इन्होंने AV हिल्स में। उन्होंने क्या रिसर्च की कि ऑक्सीजन डेप्थ, मतलब अपन 100 मीटर दौड़ के आते हैं, अब 100 मीटर दौड़ के देखिए, समझिए ऑक्सीजन डेप्थ मतलब ऑक्सीजन ऋण क्या होता है। ऑक्सीजन डेप्थ ऐसा फिनोमिना, ऐसा फंडा है कि अपन देखो सांस ले रहे हैं, अपन 100 मीटर में लगे अपन को 11 सेकंड, मान लीजिए 11 सेकंड में अपन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए अपन को 3 लीटर, ठीक ना, 11 सेकंड में नॉर्मली। पर अपन जब दौड़ के आते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन की खपत होती है। ऑक्सीजन की ज्यादा खपत होती है तो कहां से लेंगे, मसल्स लेगी वो, अपन नाक से तो पूरा ले नहीं पाएंगे। मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन भरी पड़ी है ना, वो उसने यूज कर ली बॉडी ने, और जब खत्म हो गई तब अपने भर जाएंगे, टाइट हो जाएंगे और अपने आगे दौड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो जो ऑक्सीजन अपन ने एक्स्ट्रा यूज की है ना, वो अपन रुक के और फिर सांस लेके ऐसे सांस लेके तेज तेज, फिर वो उसकी रिकवरी करते हैं। तो जितनी ऑक्सीजन अपन ने खपत एक्स्ट्रा की उस टाइम के हिसाब से, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन ऋण। ठीक है, मैं एक बार दोबारा इसका एक ऐसे फिनोमिनाज का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझा दूंगा। पर मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि जब अपन को ऑक्सीजन जितनी लेनी चाहिए उससे ज्यादा अपन यूज कर लेते हैं, और फिर वो कर्ज हो जाता है अपने ऊपर, फिर अपन सांस तेज तेज लेके उसकी पूर्ति करते हैं। तो जो सांस तेज तेज लेके जिसकी जितनी ऑक्सीजन की पूर्ति की, वो अपना ऑक्सीजन ऋण था, ऑक्सीजन कर्ज था अपनी बॉडी पे। ठीक है, अब साथियों इससे मिलता जुलता टॉपिक है कि एरोबिक्स। अब साथियों, अब जब ऑक्सीजन आ रही है, अपन धीरे दौड़ रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है और अपनी एनर्जी बन रही है, अपन चलते जा रहे हैं, कोई जोर नहीं आ रहा, धीरे दौड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एरोबिक्स है वो। सांस लेते लेते एनर्जी बनती है अपने शरीर में। एनर्जी कैसे बनती है, प्रोटीन मतलब जो भी ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन तोड़ता है, उसको जलाता है, बर्न करता है, और फिर निकलता है उसमें से ऑक्सीजन सॉरी एनर्जी, सोल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, सोल्ट पसीने में आता है, और एनर्जी अपने जिंदा रहने के लिए काम में आती है। तो जब ऑक्सीजन मिलती रहती है, प्रेजेंस में अगर कोई काम हो रहा है ना, एनर्जी बन रही है, तो उसको बोलते हैं एरोबिक्स। पर कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे 100 किलो उठा लिया है ना, 100 किलो की बेंच प्रेस मार दी, तो उसमें क्या है, ताकत तो ज्यादा लगी,
इतनी ऑक्सीजन अपन दे नहीं पाए तो क्या होगा उसमें, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन के बिना एनर्जी बनी, तो वो कहलाता है एनएरोबिक। एनएरोबिक, ये आप देख लीजिएगा, एनएरोबिक एरोबिक क्या होता है, मतलब शॉर्ट में समझाऊं सार के रूप में, तो एरोबिक क्या है, एरोबिक वह है जब अपन को सांस आते आते एनर्जी बनती है, वो कहलाती है एरोबिक। और सांस ऑक्सीजन नहीं मिलती है ना, कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि कम टाइम में बहुत बड़ा काम करना होता है, उसमें ऑक्सीजन की पूर्ति तो हो नहीं पाती और अपन काम करते हैं वो, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी तो बनती है पर साथ में लैक्टिक एसिड बनता है एनारोबिक में। जो लैक्टिक एसिड वही चीज है जो अपन को थकान अनुभव कराता है, ठीक है उसकी और अगर जब अपन थकान नहीं होगी तब तक क्या है, अपन सांस लेके आराम से चलते रहेंगे। तो फैट अगर बर्न करना है तो अपन को एरोबिक करनी पड़ती है, आराम आराम से दौड़ते रहो 1 डेढ़ घंटे तक, धीरे 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 एरोबिक हो गया वो। और 100 मीटर दौड़ दी, वो क्या हो गया, एनोरोबिक। ठीक ना, समझ रहे हैं मेरी बात। एनोरोबिक क्या हो गया, 100 मीटर दौड़ना की बहुत छोटे समय में तेज बड़ा काम कर दिया, और धीरे धीरे सांस आती रही एनर्जी बनती रही, सांस आती रही एनर्जी बनती, वो क्या हो गया, एरोबिक। शायद मैं बहुत लंबा टाइम ले रहा हूँ इसमें, पर मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, कुछ समझदार है वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, और जो मेरे जैसे हैं ढीले ढाले वो अपने हिसाब से स्लो स्लो में देख ले, ठीक है। तो एवी हिल्स ने क्या बताया, ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन डेप्थ बताया एवी हिल्स ने। हिल्स कैसे याद रखेंगे, ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन का कर्ज का कहाँ हुआ, हिल पे, हिल मतलब पहाड़ पे, पहाड़ पे ऑक्सीजन कम होती है तो कहाँ हो गया, ऑक्सीजन डेप्थ हो गया वहां पे, ठीक है। याद रखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है साथियों। अब आता है एरोबिक, एरोबिक में बता दिया क्या होता है एरोबिक और एन एरोबिक, दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये आपको करने हैं, मैंने बता दिए हैं, समझ में आ गया तो ठीक है, वरना और वीडियो में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। मैंने कोशिश की है समझाने की, पर थोड़ा बहुत लंबा हो गया वीडियो, तो मैं सोचा हूँ थोड़ा जल्दी से कर दूं इसको, ठीक है ना। हाँ चलिए, डॉक्टर के एंथ कूपर, अरबी किसने की, डॉक्टर के एंथ कूपर, ये आपको याद रखना है, 20 बार इसको आंखों में से निकालिए, ठीक है ना, तब ये याद हो जाएंगे वो सारे। अब प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वो हैं जो फड़क वाली करते हैं, लॉन्ग जंप वाले करते हैं, जैसे मतलब ऊपर से गिरे और नीचे फटाक से उछल के जंप ले लिया, ठीक ना। एबीसी ड्रिल्स, ये सब क्या होती है, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज होती हैं। मतलब ये देखो खिलाड़ी वगैरह करते देखते अपन ड्रिल वगैरह करते हैं, आगे पैर मारते, झोड़ जंप लेते, बाउंडिंग होपिंग, ये प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज होती हैं। इनको ढूंढा किन्होंने, इसके पितामह कौन है, यूरी वेरखोसेंकी, ठीक है। आप एक बार नाम थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिए, यूरी नाम से याद रखता हूं मैं तो, ना यूरी, तो ऐसे करके नाम याद रखता हूं। तो यूरी वेरखोसेंकी क्या है, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज के फादर हैं। अब आ गया आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। ये आपको समझनी है कि आइसोमेट्रिक क्या होती है, आइसोटोनिक क्या होती है, आइसोकाइनेटिक क्या होती है, ये खूब आएगा, ये खूब आएगा। आइसोमेट्रिक होती हैं जिनमें सेम मीटर मतलब सेम लेंथ होती है, मतलब अपन ने दीवार के जोर लगा रहे हैं तो ताकत तो लगा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, वो क्या होगी, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। वी शेप प्लैंक, वी शेप होल्ड कर रहे हैं अपन पैर ऊपर करके और बॉडी पर करके, वो पेट वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जिसमें बॉडी की मसल्स की लेंथ साइज है ना, लेंथ नहीं बढ़े, हिले डुले नहीं, ऐसे अपन डंबल उठा रहे हैं, वो तो क्या हो गया, आइसोटोनिक, सेम टेंशन में अपन वो डंबल उठा रहे हैं, ठीक ना। और पहले में क्या है, अपन जो होल्ड करके प्लैंक बना के बैठ गए ना पेट कम करने के लिए, तो वो क्या होगी, आइसोमेट्रिक, ठीक है। और आइसोकाइनेटिक क्या होगी, इसमें सेम टेंशन होती है, सेम टेंशन मतलब सेम वेट रहता है, जैसे पुशअप लगा रहे हैं या फिर डंबल उठा रहे हैं वो, ठीक ना। आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है। और लास्ट में क्या है, आइसोकाइनेटिक, ये वो एक्सरसाइज है जो अपन जिम में करते हैं, ज्यादातर जिम में कर पाते हैं जो एक्सरसाइज अपन वो होती है आइसो काइनेटिक एक्सरसाइजेस, ठीक है। हाँ तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, आइसोमेट्रिक जिनमें सेम लेंथ होती है, आइसोटोनिक जिनमें सेम टेंशन मतलब सेम वेट होता है, और आइसोकाइनेटिक मतलब जिनमें सेम स्पीड होती है, जो मशीन से जब अपन जिम में करते हैं ना एक्सरसाइज वो होती है। तो अब इनको मैंने ये बता दिया कि आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक क्या होती हैं और प्लायोमेट्रिक क्या होती हैं। अब इनके फादर देखिए, आइसोमेट्रिक मैट्रिक के कौन है, हिटिंग एंड मूलर। आइसोटोनिक एक्सरसाइज के फादर कौन है, डी लोरेन। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज के कौन है फादर हैं, जेम्स पेरिन, ठीक है ना, जेम्स पेरिन क्या है, आइसोकाइनेटिक के। ये कम पूछते हैं, ये यहाँ से कम पूछते हैं, ठीक है ना, पर फिर भी अपन ये कॉन्सेप्ट थे मैन,
ये आपको याद रखने वाले हैं, ठीक ना। एवी हिल्स तो जरूर पूछेंगे, ये वाला है बहुत ज्यादा पूछते हैं, ये पूछते हैं, ये पूछते हैं, खूब पूछते हैं। पर ये वाले थोड़े से मैंने ऐड कर दिए, ताकि कहाँ ऐड करता फिर मैंने कहा ये फादर और ये कॉन्सेप्ट यहीं पे ऐड करते हैं, ताकि बच्चों को अपन बता सकें, साथियों को अपन बता सकें। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, इसको आप 2-3 बार रिपीट करेंगे, एक बार किताब में पढ़ें, आप किताब में पढ़ेंगे ना तब आपको समझ आएगा कि बहुत हार्ड टॉपिक था, जो कि आसानी से मैंने एक जगह पे सारे फादर और ये लाके खड़े कर दिए, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मैं समझता हूँ आप सारी चीजें समझ पाएंगे होगे। और अगर कोई सुझाव है, स्पीड से पढ़ाना है, स्लो पढ़ाना है, जो भी है आप कमेंट करके मेरे को बताइए। और ऐसे मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको 20-22 वीडियो में ना 20-22 वीडियो में सारा टॉपिक करा दूंगा। और मान लो आप इसमें 3rd ग्रेड भर्ती में अपने होम डिस्ट्रिक्ट लेने लायक बन जाओगे, ये मेरा वचन है, मान लो आपसे। ठीक है, थैंक यू सर।